तो स्टूडेंट्स, अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में बात करते हैं। तो टू टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, या जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम रूल फॉर्म भी कहते हैं। जैसा कि मैंने रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म आपको पहले भी बताया था कि मान के चलो अगर आपको लिखना है वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं, और वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, आप उस सेट का नाम दे देंगे ए, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ए ई आई ओ यू, आपके ये 5 वॉवेल्स होते हैं। तो आपके इस सेट के ये क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए, इनको आप क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस तरीके से आप टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब इसी को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, इसी को मुझे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, तो कैसे लिखूंगा, देखिए ए की जगह ए इक्वल टू, फिर से मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा x इज सच दैट x इज, कि a में कौन है, a में x है, और ये x क्या है, x इज वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, समझ में आया आपको। तो ये जो तरीका आपका लिखने का हो गया, इस तरीके को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या रूल फॉर्म। इस तरीके से आपको कहीं लिखा नहीं आएगा, है ना, इस तरीके से आपको कहीं लिखा नहीं आएगा, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है हमने आपको। या तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से दिया रहेगा, या आपको टेबुलर फॉर्म इस तरीके से दिया रहेगा। क्वेश्चंस आपको आते हैं, वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे देते हैं, कहते हैं कि टेबुलर फॉर्म में चेंज करो, टेबुलर फॉर्म दे देते हैं तो वो आपको कहते हैं कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करो। तो आपको दोनों समझ में आया कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है और टेबुलर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को अलग करके इस तरीके से लिख लिया जाता है, और जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है, जो रूल फॉर्म होता है, उसमें एक लैंग्वेज के फॉर्म में आपको दिया रहता है। चलो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमको लिखना होगा नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो कैसे लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, हम उसको कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 ही लिखेंगे क्योंकि हमने बोला लेस देन 10 होना चाहिए, है ना। और ये आपकी टेबुलर फॉर्म हो गई। इसी को अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे, a इक्वल टू, a की जगह b लिख लीजिए क्योंकि ये आपने ऊपर मेंशन किया हुआ है ना। तो कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट, अब x क्या है, x मतलब ये एलिमेंट्स x है, और ये x है क्या, x इज नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको दोनों एग्जांपल समझ में आया होगा कि हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर या रूल फॉर्म क्या होती है और किस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे हमको समझ में आए कि सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म क्या होती है, किस तरीके से हम इसको और इजीली समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन आए तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए, जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये बोलता है कि सॉल्व द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ रोस्टर सेट। जो आपको सामने दिया है इसको आपको रोस्टर सेट में लिखना है। रोस्टर सेट मतलब टेबुलर फॉर्म, है ना। तो आपके सामने एक इक्वेशन ये दी गई है, दो क्वेश्चन है, एक इक्वेशन ये दी गई है और एक इक्वेशन आपके पास ये दी गई है, दो क्वेश्चन है। हम एक एक करके दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर को लेते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करके इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना। रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो देखो, आप सबको पता है ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगा देंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, x स्क्वायर प्लस 6 की जगह 6 लिख लेते हैं। आपको याद होगा क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे आपका कितना आएगा, 6x का स्क्वायर आएगा, और ये वाला जो टर्म होता है इसका फैक्टर कर लेते हैं। जो 6 लिखा है इसका फैक्टर कर लेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 या 6 होता है, तो 2 और 3 इसके फैक्टर आ गए। जो भी चेंजेस होते हैं वो कहां होते हैं, मिडिल में होते हैं। तो ये आपका आएगा 3x प्लस 2x। आपको याद है कि किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट किए जाते हैं, कि पहला टर्म वैसा का वैसे ही होता है, लास्ट टर्म वैसा का वैसे ही होता है। जो भी चेंजेस किए जाते हैं वो कहां किए जाते हैं, मिडिल में किए जाते हैं।
फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करने के बाद उसके फैक्टर कर लेते हैं और फिर फैक्टर को इस तरीके से तोड़ते हैं कि प्लस या माइनस करने पे बीच वाला मिल जाए, वापस अगर उसका मल्टीप्लाई करें तो वापस हमको पूरा टर्म मिल जाए। तो हमने 6 के फैक्टर किए तो 6 होता है, 2 3 6, हमने फैक्टर किया तो 3x को और 2x को प्लस करोगे तो 5x मिल जाएगा, वापस मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 6x हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, ये पेयर, इसकी पेयरिंग x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा, जो इस वाले ब्रैकेट में होता है वही इस वाले ब्रैकेट में बचना चाहिए। उसके बाद आप x प्लस 3 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 3 अगर आपका बाहर आ जाएगा, जैसे x प्लस 3 इसमें भी, x प्लस 3 इसमें से भी कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ x बचेगा, ये वाला x बच जाएगा और ये वाला 2 बचेगा। इक्वल टू में क्या 0 आ जाएगा, एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये 0 के बराबर। तो इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। इसी तरीके से अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक आ गया -2, एक आ गया -3। अब आप इसको किस तरीके से रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आप मान लीजिए आपका सेट है, उस सेट का नाम क्या है, a, और आप उसमें ये दोनों वैल्यू को डाल देंगे, -2 कॉमा, या एक काम कीजिए -3 कॉमा -2, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन दोनों एलिमेंट्स को ऐसे पुट कर दिया और आपका एक कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपका टेबुलर फॉर्म हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे, ये भी सेम प्रोसेस है, कहीं से कहीं तक कोई अंतर नहीं है। जैसे सेकंड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसमें अगर आप मिडिल टर्म लगाएंगे तो क्या होगा, x² अपनी जगह पे है, ये हो जाएगा आपका 3x, फिर -x प्लस 3, ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x -3 आ जाएगा, -1 लेंगे तो x -3 हो जाएगा, ये x -1 हो जाएगा और ये x -3 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 वैल्यू आएगी और आएगी x इक्वल टू 3, अगर आप इक्वल टू में 0 है ना, या इक्वल टू में 0 है, क्लियर है। तो आपने देखा कि एक x की वैल्यू 1 आ गई और एक x की वैल्यू 3 आ गई। अब आप इसको किस तरीके से लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, कोई दूसरा नाम दे दीजिए b उस सेट का, और क्या लिख दीजिए 1,3। तो इस सेट को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में, और इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको जो सेट्स दिए हुए हैं उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये आपको टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसको आपको किसमें लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको आपको लिखना है। तो देखिए अपन किस तरीके से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले आपको देखना पड़ेगा ये क्या लिखा हुआ है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा है 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है। मैं 2 का क्यूब करूंगा तो 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब करूंगा तो 2 का 4 करूंगा तो 16 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। समझ में आया आपको। तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर में लिखा हुआ है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो अपन को एक पैटर्न मिल गया। क्या मिल गया अपन को, एक पैटर्न मिल गया। तो अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि आपने सेट का नाम ए दे दिया, कि आपके सेट का नाम क्या है, ए है। ए में कौन सा एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, और एक्स क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज 2 की पावर n। देखिए x क्या है, 2 की पावर n। देखिए 2 सेम है, 2 चेंज नहीं हो रहा है, तो 2 की जगह 2 चेंज क्या हो रहा है, ये 1 पावर चेंज हो रही है, तो मैं इसमें n डाल दिया। अब ये n क्या है, n देखिए इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, ये कहां शुरू है, ये 1 से शुरू हो रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं कि n क्या है, n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर। तो n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर है वो भी कहां तक जा रहे हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, नेचुरल नंबर है पर ये 5 से ज्यादा नहीं गए हैं। 1 2 3 4 5 से आगे नहीं गए ना, क्योंकि 32 तक तो है यहाँ पर। तो n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर, और इसमें आपका जो n है वो लेसर इक्वल टू 5 है ना। तो इस तरीके से आपने लिख दिया, लेसर इक्वल टू 5 मतलब n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इवन 5 भी हो सकती है, क्योंकि लेसर इक्वल टू का निशान लगा हुआ है। पर 6 नहीं हो सकती है ना, क्योंकि ये 6 से 5 से इक्वल होगा या छोटा होगा। तो आपने कहा था वैल्यू 1 2 3 4 5। तो आपने इस तरीके से इसको किस फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपके डाउट्स और इजीली तरीके से क्लियर हो जाए। अब जैसे आपको ये लिखा हुआ है तो इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 1, 4 लिखा है तो मैं 2 का स्क्वायर कर दूं, 9 लिखा है मतलब 3 का स्क्वायर कर दूं। मतलब आपको एक पैटर्न मिल गया कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
फिर आगे 4 का स्क्वायर लिखा होगा, फिर आगे 5 का स्क्वायर लिखा होगा, फिर 6 का स्क्वायर लिखा होगा। इसी तरीके से हमको कहां तक जाना है, 100 तक जाना है ना। तो जब आप देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ऐसे ही 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का स्क्वायर क्या कितना होता है, अगर आप बोलेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। क्लियर है। तो इसका मतलब आपकी जो पावर है वो सेम है। देखिए 2 2 2 2 2 और उसका बेस वेरी कर रहा है, कहां तक, मैक्सिमम जो वैल्यू गई है कहां तक गई है, 10 तक गई है। तो आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आप b इक्वल टू क्या करेंगे, b इक्वल टू, सेट का नाम दूसरा दे दिया क्योंकि ए अपन पहले दे चुके, तो इसे सेम क्वेश्चन के 2 पार्ट है, तो उसमें आपने क्या नाम दे दिया, इसको b नाम दे दिया कि जो एलिमेंट्स है वो कौन से एलिमेंट्स है, x है। पर x है क्या, x इज सच दैट x इज क्या है, x इज n की पावर स्क्वायर। देखिए n की पावर स्क्वायर क्यों लिखा, पिछले वाले क्वेश्चन में बेस सेम था, है ना, तो सेम बेस था तो 2 लिख दिया, और वेरी क्या करी, पावर वेरी कर रही थी, जो चीज वेरी कर रही थी उसको मैंने n नाम दे दिया। इस बार बेस जो है वो आपका वेरी कर रहा है, तो जो वेरी कर रहा है उसको n दे दिया, जो सेम है उसको वैसे का वैसे 2 लिख दिया मैंने। तो n क्या, ये क्या है, x क्या है, x है n की पावर स्क्वायर। अब ये n है क्या, देखो इस बार भी कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है ना। तो n क्या है आपका, n क्या है, n भी एक क्या है, नेचुरल नंबर है। n भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं और कहां जाते हैं, इंफिनिटी, आपके इंफिनिटी तक जाते हैं, जिसमें n क्या है आपका एक नेचुरल नंबर है, और n की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 10 से छोटी या 10 के बराबर है ना, क्योंकि 10 के ऊपर तो गई नहीं है। तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 8 9 10 हो सकती है। 10 के बाद 11 नहीं होगी, है ना, क्यों नहीं होगी, क्योंकि n इज लेस देन इक्वल टू 10 है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं ताकि आपके डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि आपको शक्ल देख के समझ में आ रहा होगा, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन 3 लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं और इसको आपको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि a इक्वल टू ब्रैकेट में x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, जहां पर जो x की वैल्यू है वो -1/2 से बड़ी है और 9/2 से छोटी है, मतलब x की वैल्यू इन दोनों के बीच में है। देखिए जो ये वाला मुंह जिस तरफ रहता है, ये वाली साइड बड़ी वाली साइड होती है, और जो ये कोना निकला होता है ये छोटी वाली साइड होती है, मतलब ये x बड़ा है, -1/2 छोटा है, और यहाँ पर ये 9/2 बड़ा है और इससे x छोटा है। तो हमको x में वो वैल्यूज बतानी है जो किस किस के बीच में है, जो -1/2 से 9/2 के बीच में है, और साथ में इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर -∞ से लेके +∞ तक जितनी भी वैल्यू होती है सारी इंटीजर होती हैं। कहने का मतलब है -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपके इंटीजर होते हैं वो आपके पॉइंट में नहीं होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 0.2 क्या ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर नहीं है। क्लियर है। अगर मैं बोलूं कि 3/2 क्या ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये इंटीजर नहीं होते हैं। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे कि a इक्वल टू ब्रैकेट लगा देंगे। अब -1/2 से 9/2 के बीच में जितने भी इंटीजर है वो बताने हैं हमको। तो देखिए जैसे अगर हम टेबल बताएं तो टेबल में जो हमारी जो नंबर लाइन होती है वहां 0 रहता है, यहाँ -1 होता है, -2 होता है, ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो ये जो ऑर्डर होता है हमारा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है ना, कि -2 से बड़ा कौन होता है, -1 -1 से बड़ा कौन होता है, 0 0 से बड़ा कौन होता है, 1 1 से बड़ा कौन होता है, 2। अब हमें जाना कहां तक है, देखिए 9/2 लिखा है, मतलब 9/2 मतलब 4.5। 9/2 मतलब क्या, 4.5 मतलब 4, और ये आपका 5 मतलब यहाँ बीच में, और 4.5 तक नहीं जाना है क्योंकि हमें सिर्फ इंटीजर चाहिए। तो पॉइंट वाली वैल्यू वैसे भी इंटीजर नहीं होती है। और ये -1/2 मतलब क्या, 0.5, वो भी कहां पे, माइनस में, मतलब 0.5 कहां आएगा आपका, 0.5 इन दोनों के कहीं बीच में रहा होगा। क्लियर है। तो देखिए 0.5 के बाद मतलब -1/2 के बाद क्या आता है आपका, 0 आएगा। तो पहला 0 बिल्कुल ले सकते हैं 0 इंटीजर है। 0 बाद क्या आएगा, 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं।
1 के बाद क्या आ रहा है 2, 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या 5 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि देखो x किससे छोटा है? 9/2 से छोटा है। 9/2 मतलब 4.5 से छोटा है, तो आप 4.5 के आगे नहीं जा सकते हो। फाइनली जो आपकी वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? आपका जो सेट आ गया 0 1 2 3 4। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपका कि x क्या है? x is such that x is a month of year not having 31 days। कि x क्या है? x वो महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, है ना। अब आपको इसका मतलब वो सारे मंथ्स लिखने हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो देखिए जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो इसका मतलब फेब में 31 डेज नहीं होते हैं, है ना। फेब के बाद मार्च में होंगे, तो अप्रैल में नहीं होंगे ना। मार्च, अप्रैल, फिर मई आता है, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना, सितंबर, फिर नवंबर। तो ये आपके वो मंथ्स है जिसमें आपके 31 डेज नहीं होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि x is such that x is a consonant in the English alphabet। कि x क्या है? x इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो है, और k से पहले वाले which precedes k, which precedes k मतलब k से पहले वाले। अभी कॉन्सोनेंट क्या होता है? जैसे आपके जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं वो शुरू होते हैं ए से, A B C D E, और कहां तक जाते हैं आपके? ये Z तक जाते हैं, है ना। तो इनको आप बोलते हो इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब इंग्लिश अल्फाबेट्स में वोवेल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट भी होते हैं। तो वोवेल्स आप लोगों को पता है, वोवेल्स क्या होते हैं? A E I O U, इनको आप कहते हैं वोवेल्स। और इन वोवेल्स को छोड़ दो तो जो जितने बच गए वो सब होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स। ये क्या होते हैं? आपके वोवेल्स होते हैं। और वोवेल्स को छोड़ दो तो जितने बच जाते हैं वो सारे ही सारे आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जैसे अगर मैं आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स देखूं तो A B C D E, मैं थोड़ा सा और लिख लेता हूं यहाँ पे, F G H I J K डॉट 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 कहां तक? Z तक। ये आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स हो गए। वॉवेल्स को हटा देंगे तो क्या बच जाएंगे? आपके कॉन्सोनेंट बच जाएंगे। तो मुझे कॉन्सोनेंट चाहिए जो किससे पहले हो? जो के से पहले हो। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। A इक्वल टू ब्रैकेट लगा दिया। जैसे वॉवेल्स में A आता है तो हम A काउंट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि A क्या है? वॉवेल है। वॉवेल नहीं चाहिए हमको, सिर्फ कॉन्सोनेंट चाहिए। तो A के बाद कौन है? B, B आएगा, C आएगा, B भी आएगा। क्या E आएगा? बताइए। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि E क्या है? वॉवेल है। E क्या है? वॉवेल है, तो E नहीं आएगा। उसके बाद F आएगा, बिल्कुल आएगा। G आएगा, बिल्कुल आएगा। H आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। I आएगा क्या? नहीं आएगा। I क्यों नहीं आएगा? क्योंकि I क्या है? देखो आपका वॉवेल है। उसके बाद J आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, है ना। K आएगा क्या? नहीं, K नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि which precedes K, मतलब K से पहले पहले तक के हमको बताने थे, है ना। तो J के बाद K आ गया, K से पहले पहले तक सिर्फ क्या है? J तक है। तो जितने भी आपने K से पहले कॉन्सोनेंट्स थे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स आपने इस तरीके से सेट में रिप्रेजेंट कर दिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई तरह किसी तरह का डाउट लगता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं।